नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सनम बेवफा। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए पहले के 2 भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। दिव्या अर्चित के ऑफिस में जाती है, तभी वृष्टि अंदर आ जाती है, जिसे देखकर दिव्या आग बबूला हो जाती है। दिव्या, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे अंदर आ गई? आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, इतनी तमीज नहीं है। वृष्टि, अब अपने ही ऑफिस में आने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन भी लेनी पड़ेगी क्या? वैसे भी ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं, जो तुम यहाँ रोमांस कर रही हो और हमसे नॉक करने का बोल रही हो। दिव्या अर्चित को देखते हुए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये तुम्हारे सामने मुझे बेइज्जत कर रही है और तुम चुप खड़े हो। समझाओ अपनी इस बहनजी टाइप बीवी को। वृष्टि के ड्रेस को देखते हुए, लेकिन आज तो तुमको बहनजी कहना गलत होगा। वृष्टि हंसते हुए, बीवी थी अब नहीं हो। अर्चित की तरफ घूमते हुए, और आप मिस्टर व्यास, आप अभी तक यहीं हैं? दिव्या गुस्से में, ये क्या तरीका है बात करने का? वृष्टि, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे बात करनी चाहिए? दिव्या, क्या मतलब है तुम्हारा? वृष्टि चेयर के आसपास घूमते हुए, आज से ये ऑफिस हमारा है और इसके बॉस भी हम ही हैं, और मिस्टर व्यास चाहें तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हम तुम्हें छोटी मोटी पोस्ट तो दे ही देंगे। दिव्या ये सुनते ही, ये क्या बकवास है? यहाँ का बॉस अर्चित है और तुम क्या उसे काम दोगी? उसकी ज़रूरत तो तुम्हें पड़ने वाली है। अर्चित, दिव्या तुम ये बात मत करो, छोड़ो सब बातों को। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम लोग जल्द शादी करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। दिव्या, हम क्यों जाएंगे? जाएगी तो ये तुम्हारी लाइफ से, घर से और इस ऑफिस से। वृष्टि, मिस्टर व्यास आपने बताया नहीं मिस दिव्या को, अब ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये घर तुम्हारा नहीं रहा। ओह सो सैड। अब तुम लोग कहाँ रहोगे? सोचने की एक्टिंग करते हुए, अच्छा रोड पर, हाँ ये ठीक है। दिव्या, अर्चित ये क्या कह रही है? अर्चित, ये सच है दिव्या, डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ मेरी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस वृष्टि का हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें ये पैसा, ये घर, गाड़ी की जरूरत नहीं है। दिव्या, तुम पागल हो गए हो क्या? अर्चित, प्यार से जिंदगी नहीं गुजरती। अर्चित, कोई बात नहीं, तुम्हारे प्यार और साथ से ये सब दोबारा वापस पा लूँगा। दिव्या, लेकिन तब तक क्या? सॉरी अर्चित, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसके पास रहने के लिए घर भी ना हो। अर्चित हैरान सा, तुम प्यार करती हो मुझसे, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? और ये घर, पैसा सब तो आता जाता रहता है, कुछ नहीं मिलता तो वो होता है किसी का प्यार और साथ। दिव्या, मैं ये शादी नहीं कर सकती, और क्यों करूँ मैं? तुम्हारी औकात ही क्या है? जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ये शादी क्यों करूं? वृष्टि चेयर से उठते हुए, औकात की बात मत करो, तुम यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और जिसके लिए तुमको यहाँ रखा गया है, जाकर वो काम करो, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर दिव्या जैसे बाहर जाने लगी, अंदर आते अभी ने उसे रोक कर कहा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। वृष्टि ने कहा, गिफ्ट है हमारी तरफ से, देखती जाओ। अभी ने एक क्लिप लैपटॉप पर स्टार्ट कर दी, जिसे देखकर दिव्या के साथ साथ अर्चित भी हैरान था। क्लिप में दिव्या और राहुल एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। दिव्या ने कहा कि एक बार अर्चित पर वृष्टि को डाइवोर्स दे दे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन ले लूँगी। राहुल, लेकिन वृष्टि का क्या? वो चुप बैठेगी क्या? दिव्या, बैठेगी नहीं तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी उसे। राहुल, क्या? कैसे? दिव्या एक नंबर डायल करते हुए, हेलो आवाज़, हाँ मैडम बोलिए। दिव्या, एक गाड़ी का नंबर दे रही हूँ, कल जब ये निकले तो इसे उड़ा देना, गाड़ी के साथ ही आवाज़, काम हो जाएगा। दिव्या, ठीक है, काम के बाद आकर पैसे ले जाना। इसके बाद वो क्लिप बंद हो गई। दिव्या ने जो गाड़ी का नंबर दिया था वो गाड़ी नंबर वही था जिसमें अर्चित का एक्सीडेंट हुआ। उस दिन वृष्टि कहीं जाने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह अर्चित की गाड़ी खराब होने की वजह से वृष्टि ने अपना जाना कैंसिल कर दिया और अर्चित को दूसरी गाड़ी से जाने को कहा था, जिसका नंबर दिव्या ने उस फोन वाले को दिया था।
ये सब वृष्टि को नेहा ने अर्चित के एक्सीडेंट के दूसरे दिन फ़ोन पर बताया था, क्योंकि उसने दिव्या और राहुल पर नज़र रखने को कहा था। ये सब देखकर दिव्या एकदम घबरा गई। अर्चित गुस्से में लाल उसे घूर रहा था। अर्चित, प्यार मोहब्बत ये सारा ड्रामा था जो तुमने पैसों के लिए किया। तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था और तुम लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुमने वृष्टि की जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो तुम्हें रोकना चाहती थी। इसलिए तुम इतना कैसे गिर सकती हो दिव्या? कैसे? बताओ मुझे, कैसे किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती हो? कैसे? अर्चित दिव्या को दोनों हाथों से पकड़कर हिला दिया था। दिव्या चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभी भाई, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी और इसके बॉयफ्रेंड की बात मैंने पहले ही दिन सुन ली थी। वृष्टि, आप लोग भी ना क्या बात लेकर बैठ गए? दिव्या ने कितना बड़ा काम किया, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए इन्हें, इसलिए हमने इनके लिए कुछ लोगों को बुलाया है जो इनकी खातिरदारी करेंगे और इनके किए काम के लिए इन्हें इनाम भी देंगे। वृष्टि ने कहा। उसने खातिरदारी के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। अब आगे एक लेडी पुलिस के साथ 2 कांस्टेबल अंदर आए। लेडी इंस्पेक्टर कोमल और वृष्टि की एक केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, और आप तो जानते ही हैं कि एक लॉयर और इंस्पेक्टर में जान पहचान और दोस्ती होना तो लाजमी है। मिस दिव्या, आपके और आपके उस बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका, राहुल के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। दिव्या हड़बड़ाते हुए, लेकिन मैंने किया क्या है? वृष्टि, अब तक तुमने जितने भी लोगों के साथ ये धोखे से जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी ली है और जितने लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद की है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया। अर्चित ये सुनकर एकदम हैरान सा। क्या मतलब? वृष्टि, मतलब ये कि अभी आपने जो देखा ऐसा ही ये और लोगों के साथ भी कर चुकी है। बहुत के घर बर्बाद किए हैं इसने, और वहीं ये आपके साथ भी करने वाली थी। अर्चित दिव्या की तरह घूमकर, अभी तक मुझे लगा तुम शायद ये किसी मजबूरी में कर रही हो, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये सब तुम्हारा शौक है, लोगों की जिंदगी से खेलना, उन्हें बर्बाद करना। नफरत हो रही है मुझे तुमसे और तुम्हारे चेहरे से। डाइवोर्स के पेपर्स उसके सामने फाड़ते हुए, नफरत है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इंस्पेक्टर से ले जाओ इसे अभी। राहुल को अंदर लाते हुए, मैडम जी, ये इनके साथ ही, इनके अच्छे और बुरे में साथ देने वाले, इनको भी लेकर जाइए। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगाओ दोनों को। दिव्या, अर्चित प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मना कर दो इन्हें। तुम प्यार करते हो मुझसे, तुम ऐसे नहीं कर सकते। वृष्टि आगे आते हुए, वो क्या है ना, प्यार करते थे, पर अब ये तुम्हारी घिनौनी हरकत देखने के बाद नफरत करते हैं तुमसे। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी? ज़मीन खींच लोगी हमारे नीचे से। उसके करीब आते हुए उसके कान में कहा था ना हमने, चलने और खड़े होने के लायक नहीं छोड़ेंगे, और देखो कर दिया हमने। इंस्पेक्टर दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अर्चित वहीं चेयर पर बैठ अपना सर पकड़ लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दिव्या अपनी प्यार की आड़ में इतना बड़ा गेम खेल सकती है। अगर वृष्टि ना होती तो ना जाने क्या होता। वो वृष्टि की तरफ घूमता हुआ, थैंक यू वृष्टि, अगर तुम ना होती तो ना जाने क्या होता, और मुझे दिव्या के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। वृष्टि, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। वैसे भी कभी कभी हम सपने कुछ और ही देखते हैं और ज़िंदगी हमें कुछ और ही दिखा देती है। अभी अरे बस करो दोनों के दोनों, अब तो सारी टेंशन ही खत्म हो गई, तो अब क्यों परेशान होना। अर्चित, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब वृष्टि तुमने कैसे किया? मतलब जो भी तुमने बताया और किया कुछ समझ नहीं आया। मतलब इतनी जानकारी निकालना और ये सब कैसे? अभी छोड़ना यार, बस दिव्या का असली चेहरा सबके सामने आ गया, ये काफ़ी है ना। इसलिए इन सब बातों को छोड़ और ध्यान रख, अंकल ने क्या कहा था। अर्चित, अभी एक काम कर, वृष्टि को घर छोड़ दे, फिर देखता हूँ क्या करना है। अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ,
वो छोड़ देगा। वृष्टि, नहीं रहने दीजिए, हम टैक्सी से चले जाएंगे। अर्चित, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहकर अर्चित ऑफिस से निकल गया। अर्चित के बाहर निकलते ही अभी, वाह भाभी, आज तो कमाल कर दिया तुमने। वृष्टि, क्या बात है। वृष्टि से सीधा भाभी। अभी वो क्या है ना, मेरे भाई के दिल में कुछ कुछ होता है जब तुम्हारे साथ घूमता हूँ। तुमको वृष्टि बोलता हूँ हंसते हुए, इसलिए भाभी बोलने का फरमान सुना दिया, क्योंकि भाभी माँ समान होती है। वृष्टि, ठीक है, निकलते हैं हम, वरना अभी भड़क जाएंगे। अभी ओके, ध्यान से जाना। वृष्टि बाहर आ गई, जहाँ अर्चित गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वृष्टि को देख उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और दोनों घर की तरफ निकल गए। अर्चित वृष्टि को घर छोड़कर वापस आ गया और उसे देखने लगा कि अभी वहीं बैठा था, जिसे देख अर्चित ने कहा कि तुझे तो कुछ काम था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है। अभी काम तो हो गया, लेकिन अब तो तेरा इंतजार कर रहा था। अर्चित अजीब नज़रों के साथ देखते हुए, मेरा इंतजार क्यों? अभी अंकल का फ़ोन आया था, तेरे और वृष्टि के लिए ऊटी की ट्रिप बुक की है कल शाम की। अर्चित, इतनी जल्दी क्यों? अभी जाना तो था ही, अब अभी जाओ या बाद में क्या दिक्कत है। और अब तो सब क्लियर है, सब कुछ तेरे सामने है, ऐसे में तो तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्चित, एक बात बता, तूने कहा कि तुझे पहले से पता था ये सब, तो फिर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी मैंने बहुत बार कोशिश की थी तुझे समझाने की, पर तू प्यार में इतना अंधा था कि तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। ऐसे में तुझे ये सब बताता तो तू शायद मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। अर्चित, लेकिन वृष्टि को कैसे पता? अभी उस दिन जब तूने डिनर पर बुलाया तो उसने वृष्टि को धमकी दी थी कि वो वृष्टि को डाइवोर्स दे दे, उसके बदले उसे मुंह मांगी रकम देगी। लेकिन जब वृष्टि ने मना कर दिया तो उसने कहा डाइवोर्स तो वो करवा के ही रहेगी और साथ ही तुझे रोड पर लाएगी, जबकि मुझे तो शक था बस। लेकिन जब वृष्टि ने ये सब बताया तो मुझे यकीन हो गया। अर्चित, लेकिन वृष्टि ने ये सब कैसे किया? मेरा मतलब है, जैसा मैं उसे समझता था कि वो घरेलू टाइप है, उसके बाद इतना कुछ करना, आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी। अभी मुस्कुराते हुए, तो खुद ही पूछ लेना। अर्चित, कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। मतलब ये कि वृष्टि का आज एक अलग ही रूप देखा मैंने। अभी ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था वो हो चुका है। अब तो बस कल की तैयारी कर, दुखी होते हुए, जहाँ मैं नहीं होऊंगा रात को डिनर टेबल पर। अर्चित, अबे आराम से खा ले, कोई छीन रहा है क्या? अभी पता है, लेकिन अब 3-4 दिन ऐसा खाना नहीं मिलेगा। वृष्टि, क्यों, कहीं जा रहे हो? अर्चित, हाँ, लेकिन ये नहीं, हम पैकिंग कर लो, कल हम लोग ऊटी जा रहे हैं। वृष्टि, लेकिन ऊटी क्यों? अर्चित, ये तुम डैड से पूछो। और अपना खाना खत्म कर अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद वृष्टि अभी से कहती है, वृष्टि, ये हमेशा से ही ऐसे खड़ूस हैं या अभी हुए हैं? अभी खड़ूस शब्द सुनते ही जोर से हंसने लगता है और कहता है, जैसा भी है मेरा ही है, पर अफसोस अब तुम्हें दे दिया। और थोड़ी देर बाद वृष्टि काम खत्म कर ऊपर जाती है तो देखती है अर्चित लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा होता है, जिसे देखकर वृष्टि बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। रात को मौसम खराब होने की वजह से ठंडी हवा चल रही थी। अर्चित का मन हुआ कि वो आज वृष्टि से उसके बारे में पूछे, लेकिन पता नहीं वो क्या समझे। ये सोचकर वो चुप हो गया और खुद भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वृष्टि, आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। जानते हैं, आपको दिव्या के बारे में जानकर बुरा लगा होगा और हर्ट भी हुआ होगा, क्योंकि जिससे हम प्यार करें और वो ऐसा करे तो दिल तो दुखता ही है, क्योंकि इंसान टूट कर चाहते चाहते खुद ही टूट जाता है। पर जो दिव्या करने वाली थी उसे रोकना जरूरी था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था ये करने के अलावा। अर्चित, आज उसे एहसास हो रहा था उसने जो किया था वृष्टि के साथ, उसके बाद वृष्टि दिल भी ऐसे ही टूटा होगा, क्योंकि वृष्टि की आवाज़ में एक दर्द था जब उसने कहा कि इंसान टूट कर चाहते चाहते खुद टूट जाता है। क्योंकि उसने जब से वृष्टि के साथ वक्त बिताना शुरू किया था
उसकी आंखों में उसे प्यार नजर आता था। इसलिए बात बदलते हुए कहा, तुमने ये सब कैसे किया? आसमान बिजली के गड़गड़ाहट को देखते हुए वृष्टि ने कहा, मौसम खराब है, अंदर आ जाइए। और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कैसे किया, ज़रूरी ये है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इसीलिए ज़्यादा सोचने से बेहतर है सो जाइए, कल बहुत काम है। और वो गुड नाइट बोलकर चली गई। आज जहाँ वृष्टि के दिल में सुकून था, तो अर्चित के दिल में सवालों के तूफान था और वो उन सवाल और सोच से बाहर नहीं आ पा रहा था। और आज तो उसकी नींद भी उड़ी हुई थी। फिर भी इतने सब पर उसे एक बार भी दिव्या का ख्याल नहीं आया था, क्योंकि शायद इतने दिन से उसके दिल में जो एहसास जग रहे थे वो उन्हें बहुत जल्द ना मिलने वाला था, क्योंकि अब मोहब्बत का सफ़र शुरू होने वाला था। अगले दिन वृष्टि रोज की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। अर्चित नाश्ता कर अभी के साथ ऑफिस निकल गया और वृष्टि अपने काम खत्म कर अपनी और अर्चित की पैकिंग करने में बिजी थी, क्योंकि आज शाम उन दोनों को ऊटी के लिए निकलना था। अर्चित ने ऑफिस का सब कुछ काम अभी को बताया और कुछ जल्दी से फ्री होकर घर आ गया। अर्चित और वृष्टि बात कर रहे थे कि उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। देखा तो अभी आ रहा था। अर्चित, क्या हुआ भाई, कैसे? तू तो ऑफिस में था। अभी मेरे भाई भाभी जा रहे हैं तो उनको सी ऑफ करने आया हूँ। अर्चित, उसकी ज़रूरत नहीं, तू रहने दे, हम चले जाएंगे। अभी ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? तुमको नहीं तो मुझे तो है। अभी ने अर्चित की बात को काटते हुए कहा, वृष्टि, हम 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 2-3 महीने के लिए नहीं। अभी तो क्या हुआ, जा तो रहे हो ना? अर्चित, इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी वही तो कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम दोनों का बहुत कुछ हो सकता है। अभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अर्चित भाई, गलती हो गई, माफ़ कर, तो उससे तो कुछ कहना ही बेकार है। चल तू हमें सी ऑफ ही कर दे। दोनों अभी को बाय बोलकर घर से निकल गए। उनके जाने के बाद अभी ने अनु को कॉल किया और बताया, प्लान हैज़ डन। दरअसल ये ट्रिप का प्लान अभी और अनु का ही था, लेकिन इसको करवाया उन्होंने अर्चित के डैड से था, क्योंकि किसी की वो सुनता नहीं और उन्हें कभी मना नहीं कर सकता। वृष्टि और अर्चित ऊटी पहुंचकर होटल मून रेडिसन में पहुंचे, जहां पर पहले से उनका रूम बुक था। अर्चित ने वृष्टि रिसेप्शन पर जाकर रूम कंफर्म किया। अर्चित ने वृष्टि को रूम की चाबी देकर कहा, तुम चलो, मैं बाकी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में अर्चित भी आ गया। रूम को देखकर वृष्टि और अर्चित दोनों देखते रह गए। रूम सच में बहुत खूबसूरत था। उस पर पीछे बैक साइड में लेक और पहाड़ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे, जिसे देखकर वृष्टि ने कहा, वाओ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत नज़ारा है। रात के अंधेरे में लेक के पानी में आसमान में निकले चांद की छवि उस नज़ारे को और खूबसूरत बना रहा था। अर्चित, बहुत खूबसूरत है, तभी तो डैड हमेशा यहाँ आते हैं। वृष्टि, क्या? अर्चित, हाँ, जब मैं छोटा था तब मॉम और डैड के साथ अक्सर यहाँ आया करता था और फिर धीरे धीरे ये जगह दिल को पसंद आ गई। शायद इसीलिए डैड ने ऊटी की ट्रिप बुक की। वृष्टि, आपको ये जगह पसंद है? अर्चित, हाँ, हंसते हुए, मुझे सुकून मिलता है यहाँ की वादियों में। वृष्टि, वाकई बहुत खूबसूरत है, इसीलिए सुकून है यहाँ। बात करते करते दोनों ही थके होने की वजह से जल्दी सो गए। सुबह अर्चित की नींद जल्दी खुल गई। उसने देखा वृष्टि अभी तक सो रही है। ये देख वो बाहर आ गया। बाहर आते उसका फ़ोन बजने लगा, जिसे देख उसने सर पकड़ लिया, क्योंकि कॉल अभी का था। अर्चित कॉल पिक करते हुए, अर्चित, क्या हुआ तुझे सुबह सुबह? अभी गुड मॉर्निंग, देख रहा था ठीक से पहुँचे या नहीं। अर्चित, तुझे कोई और काम नहीं है? कम से कम यहाँ तो सुकून से रहने दे। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बता तो, मेरी भाभी कहाँ है? अर्चित, वो सो रही है, लेकिन तुझे क्या काम है? वृष्टि से, अभी तुझे बताना जरूरी नहीं है, जिससे काम है उसी को बताऊंगा, ठीक है ना? अर्चित, ठीक है, बाय। अभी बड़ी जल्दी हो रही है फ़ोन रखने की, कोई इंतज़ार कर रहा है क्या? बताना। अर्चित, तू रखता है या मैं रख दूँ? अभी चल ठीक है, एंजॉय कर, ख्याल रखना अपना। नहीं, भाभी का। थोड़ी देर घूमने के बाद अर्चित ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था और जब रूम में आया तो देखा अब तक वृष्टि भी उठ चुकी थी। ब्रेकफास्ट के बाद अर्चित ने कहा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, वो नीचे वेट कर रहा है।
उसको ये बोल वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वृष्टि रेडी होकर नीचे पहुंची तो अर्चित उसे देखता ही रह गया। यूं तो वृष्टि खूबसूरत तो थी, लेकिन अभी तक अर्चित ने उसे सूट और साड़ी में ही देखा था। आज वृष्टि ने ली लेंथ की ब्लैक कलर की एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी थी। ऊपर से उसके काले लंबे खुले बाल, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अर्चित ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज उसका दिल वृष्टि को देख बाहर आने को हो रहा था। अपनी तरफ देखता पाकर वृष्टि ने उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, चलें अर्चित। वो लोग वहाँ से प्याकरा वाटरफॉल गए, जिसे देखकर वृष्टि बहुत खुश हो गई और वृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट से अर्चित का दिल खुश था। आज वो एक अलग ही दुनिया में था, या ये कहना गलत नहीं होगा कि वो प्यार की अलग दुनिया में था। घूमने और बोट की सवारी के बाद दोनों झरने के पास बने रेस्टोरेंट में चले गए। वो लोग खाना ऑर्डर करने के बाद बैठे ही थे कि अर्चित एक इम्पोर्टेंट कॉल देखकर साइड में चला गया और ये देख वहाँ के कुछ लड़के जो बहुत देर से वृष्टि को देख रहे थे, अर्चित के जाने के पास के टेबल पर आकर वृष्टि पर कमेंट्स कर रहे थे। जब फ़ोन पर बात करके अर्चित की नज़र उन लड़कों पर गई तो वो फ़ोन रखकर वृष्टि के पास आ गया। तब तक उनका ऑर्डर भी आ चुका था, लेकिन इस पर भी उनके कमेंट्स आना बंद नहीं हुए, जिसे सुनकर अर्चित को गुस्सा आ रहा था और वृष्टि उसे इशारे से शांत रहने को बोलकर खाने पर फोकस कर रही थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने के लिए उठे, उनमें से एक लड़के ने कहा, वाह ब्यूटीफुल, क्या कमर है। अर्चित को ये सुनकर गुस्सा आ गया। अर्चित को गुस्से में देखकर दूसरा लड़का, ओह गुस्सा आ गया, अब ये हमें मारेगा, ये बोलकर वो हंसने लगे। अर्चित उनको जवाब देने जा रहा था। वृष्टि ने हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से जाने दो, इनका काम ही यही है। ये सुनकर दूसरा लड़का, देखो देखो डर गया, अब बचने के लिए लड़की के पीछे छुपेगा। ये सुनते ही वृष्टि ने घूमकर लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो एक ही तमाचे में नीचे गिर गया। ये देख बाकी दोनों लड़के और अर्चित भी हैरान थे। वृष्टि उंगली दिखाते हुए, इतना काफी है या और खूबसूरती देखनी है? लड़के हाथ जोड़ते हुए सॉरी दीदी बोलकर जल्दी से वहां से निकल गए। अर्चित हैरान सा अब भी वृष्टि को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वृष्टि है क्या। जितना वो उसे समझता है, उसे समझने के लिए एक नई चीज़ सामने आ जाती है। वृष्टि अब चलो भी या यहीं रुकने का इरादा है? कहते हुए वृष्टि चली गई और अर्चित अब भी वृष्टि के बारे में सोच रहा था कि ये आखिर है कौन। दोनों शाम को होटल पहुंचे तो देखा होटल के साइड में बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी और एक स्टेज भी बनी हुई थी जहां बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे थे। ये देखकर अर्चित ने होटल के स्टाफ से पूछा कि ये इतनी भीड़ यहाँ क्यों है। स्टाफ ने बताया कि हमारे होटल में हर साल एक लव क्विज होता है। वृष्टि, लव क्विज ये क्या है? स्टाफ, लव क्विज मतलब जिसमें कुछ कपल भाग लेते हैं और इस क्विज में 3 राउंड होते हैं और जो भी इसमें जीतता है उसे बेस्ट कपल का अवार्ड और प्राइज मनी दी जाती है। और आज ये सब लव क्विज में भाग लेने आए वालों जोड़ों की भीड़ है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। अर्चित वृष्टि को देखने लगा, जिसकी आंखों में उस क्विज को देखने की चमक दिख रही थी और ये बात अर्चित से छुप न सकी, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी आंखों और खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। और यहाँ अर्चित का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो वृष्टि के साथ उस तरफ बढ़ गया जहाँ वो गेम हो रहा था। दोनों जाकर चेयर्स पर बैठ गए और उस क्विज में हिस्सा लेने वाले कपल को देखने लगे। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और सामने थे जो 2 जजेस जो इस गेम के विनर का चुनाव करेंगे। थोड़ी देर में क्विज शुरू हो गया और 10 कपल इसमें हिस्सा ले रहे थे। पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें कपल को उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बताना था और जो जोड़ी इस राउंड को पार कर पाएगी वही जोड़ी अगले राउंड में जा सकेगी। वृष्टि बहुत एक्साइटेड होकर उस गेम को देख रही थी। पहले राउंड को सिर्फ 6 कपल ही पार कर पाए। बाकी के 4 कपल अपने पार्टनर्स की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं होने पर बाहर हो गए। उसके बाद शुरू हुआ अगला राउंड, जिसमें दोनों पार्टनर को एक डांस करना था, लेकिन पेपर पर खड़े होकर, और थोड़ी थोड़ी देर सॉन्ग बदलने पर आपको ये पेपर फोल्ड करना होगा। लास्ट में जब तक इस पर 2 पैर रखने के लिए जगह न रह जाए तब तक फोल्ड
करना होगा और जो भी इस पेपर से बाहर जाएगा वो गेम से बाहर होगा। सब कपल पेपर पर खड़े हो गए और म्यूजिक के साथ ही डांस शुरू हो गया। फिर जैसे ही सॉन्ग बदला 2 कपल पेपर फोल्ड करने पर गिर गए। अब 4 कपल थे जो अभी तक गेम में थे। दोबारा म्यूजिक बदलने पर एक जोड़ा और बाहर हो गया। इस तरह अगले फाइनल राउंड में जाने वाली 2 जोड़ी थी, आकाश पल्लवी और तनु माधव की, जो कि दोनों ही फाइनल राउंड में था। अब बस क्विज का लास्ट राउंड बचा था जिसमें अपने एहसास और प्यार को बताना था। सबसे पहले जजेस ने तनु और माधव से पूछा, प्यार क्या है? तनु, प्यार एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। माधव, प्यार इजहार है, उसका इजहार सिर्फ हमारा हक हो। आकाश, प्यार जिंदगी जीने की वजह है, किसी का साथ निभाना चाहे वो कैसा भी हो, उसके साथ जिंदगी भर रहने का वादा करना। पल्लवी, प्यार दिलों का सुकून है, वो सुकून जब तक हम उसका दीदार न करके हमें बेचैन करता है। प्यार, मोहब्बत, ये सब एक ही है। मोहब्बत आंसू का वो समुंदर है जो किसी के इजहार में खामोशी से बैठता है। दोनों कंटेस्टेंट के जवाब सुनने के बाद जजेस को ये फैसला करना था कि इस राउंड का विनर कौन है। उन्होंने कहा, इस राउंड का विनर आपको जल्द पता चलेगा, लेकिन आप सब में यहाँ कोई और ऐसा है जो प्यार के बारे में बता सके। ये सुनकर अर्चित अपनी जगह से उठ गया, जिसे देखकर जजेस ने कहा, तो आप बता सकते हैं प्यार क्या है? अर्चित वृष्टि को देखता है और बोलना शुरू करता है, प्यार एक एहसास है, जैसा इन्होंने कहा, वो एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। वो एहसास जिसमें अगर खो जाओ तो वापस आने का दिल नहीं करता। वो ऐसा जो हमें इसे बात का यकीन दिलाता है कि हमारे सीने में भी दिल है। किसी की बात को बिना समझे समझ जाना, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को समझ लेना, बातों को समझने के लिए जब लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। यूँ तो प्यार सभी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम है वो लोग जो उस प्यार को निभा पाते हैं। प्यार का नाम पाना नहीं होता, बस हर हाल में उसे चाहना, ये है प्यार। प्यार तो एक हवा की तरह है जो चले तो जिंदगी, ना चले तो मौत बन जाए। बिना किसी उम्मीद के इंतजार करना, यही तो प्यार है। किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, उससे दूर रहने पर उसको पल पल याद करना, यही होता है प्यार। ये सुनकर अब अर्चित के लिए तालियां बजने लगी। अर्चित की नज़र अब भी वृष्टि को देख रही थी, जिसमें अपने लिए मोहब्बत साफ साफ महसूस की जा सकती थी। उसने कहा, किसी खास के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। जजेस ने कहा, आप किसके साथ आए हैं? अर्चित अपनी वाइफ के साथ, और वृष्टि की तरफ इशारा करता है। जजेस वृष्टि को देखकर, आपने अभी सुना आपके हस्बैंड ने प्यार को अपने शब्दों में किस तरह बयां किया, लेकिन आपका क्या कहना है प्यार के बारे में? वृष्टि बोलना शुरू करती है। वृष्टि, प्यार एक परछाई की तरह है, जब तक उसकी आदत पड़ जाती है शाम हो जाती है। प्यार है वो गहराई जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। प्यार वो नहीं जो कहकर दिखाया जाए, प्यार वो है जो छुपकर निभाया जाए। प्यार मतलब मोहब्बत वो जिसमें पाने की उम्मीद ना हो, बस बेशुमार प्यार हो। मोहब्बत किसी को खामोशी से चाह जाने का नाम है, एक आह भरते हुए। बहुत ही हसीन होती है ये मोहब्बत, जो अधूरी तो रह सकती है मगर कभी खत्म नहीं हो सकती। मिलने की उम्मीद ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। किसी को टूटकर चाहना और चाहते चाहते खुद टूट जाना, इसी होती है मोहब्बत। ये सुनकर सब लोग वृष्टि के लिए तालियां बजाने लगे। जजेस जो जवाब की उम्मीद अपने कंटेस्टेंट से कर रहे थे वो उन्हें ऑडियंस से मिला। उन्होंने आकाश और पल्लवी को तीसरे राउंड का विनर किया और ऐसे इस क्विज की विजेता जोड़ी थी आकाश और पल्लवी। आकाश और पल्लवी को प्राइज मनी और बेस्ट कपल की ट्रॉफी दी गई। साथ ही जजेस ने अर्ची से स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट की और जजेस ने कहा, आपने और आपकी वाइफ ने जिस तरह से प्यार को बताया वो यहाँ बैठे हर एक शख्स के दिल को छू गया। हम चाहते हैं तुम कुछ लाइन अपनी मोहब्बत के बारे में हम सबको सुनाओ। अर्चित, लेकिन मैं कैसे? और वो वृष्टि को देखने लगा जो दूर सबके बीच बैठी उसे ही देख रही थी। ये देख उसके मन में ना जाने क्या हुआ। उसने कहा, गिटार मिलेगा? जजेस, जरूर। और उन्होंने
अर्चित के लिए एक गिटार मांगा और उसे दे दिया। अर्चित हाथ में गिटार लिए स्टेज पर बैठा था। स्टेज पर पूरे में अंधेरा छा रहा था। बस थी एक स्पॉटलाइट जो सिर्फ अर्चित पर पड़ रही थी। एक धुन के साथ अर्चित ने गाना शुरू किया। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना तू जाने ना। गाना खत्म हुआ तो चारों तरफ तालियों के शोर के साथ वंस मोर की आवाज़ गूंज रही थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद धीरे धीरे सब लोग चले गए और वृष्टि अर्चित भी सोने रूम में आ गए। वृष्टि रूम में आकर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। अर्चित थैंक्स। कॉलेज टाइम में गाने का बहुत शौक था। कॉलेज के हर फंक्शन में गाता था। वृष्टि फिर क्यों छोड़ दिया? अर्चित छोड़ नहीं, बस वक्त नहीं मिला, या यूं कहो खुद में उलझ कर रह गया। वृष्टि हमें तो पता ही नहीं था कि आपको गाना भी आता है। अर्चित वृष्टि को देखकर, वैसे मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था। वृष्टि मतलब? अर्चित कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, थक गई होंगी। कल सुबह हमें कटहल्ली हिल्स और बॉटेनिकल गार्डन भी जाना है, बोलकर अर्चित करवट लेकर सो गया। वृष्टि को यूं तो समझ आ गया था अर्चित कहना क्या चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप लेटकर रात के अंधेरे में आने वाले अंधेरे के बारे में सोचने लगी। अगले दिन सुबह दोनों ही कलहती हिल्स घूमने निकल गए। पूरा दिन दोनों यूं ही ऊटी के हसीन वादियों में घूमते फिरते रहे और अर्चित ऐसे वृष्टि से उसके बारे में जानने की कोशिश करता, लेकिन ये सोचकर खामोश हो जाता कि वृष्टि क्या सोचेगी। अर्चित अपनी जिंदगी के खूबसूरत सफ़र पर अपने हमसफ़र के साथ इस जगह के मज़े ले रहा था। उसका दिल वृष्टि के करीब होने पर अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता, पर ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने दिल की बात वृष्टि से कहता। दोनों ने साथ में डिनर किया और वहाँ से घूमने के बाद बॉटेनिकल गार्डन घूमा। अगले दिन होटल वालों ने उन दोनों के लिए एक स्पेशल डिनर अरेंज किया। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों होटल पहुँचे और डिनर के लिए तैयार होने लगे और होटल के पीछे लेक साइड में बहुत ही खूबसूरत सजावट के साथ डिनर की तैयारी की गई थी। वृष्टि ब्लैक गाउन में आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। यूँ तो अर्चित अपना दिन पहले वृष्टि पर हार चुका था, लेकिन आज वृष्टि को देख उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। डिनर के बीच हल्का रोमांटिक गाना बज रहा था। अर्चित ने वृष्टि से डांस के लिए पूछा। वृष्टि ने अपना हाथ अर्चित के हाथ में दे दिया और दोनों डांस करने लगे। डांस के बाद दोनों ने डिनर शुरू किया। दोनों ही ऊटी में अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल जी रहे थे और पता नहीं शायद उन्हें ये पल दोबारा मिलेंगे या नहीं। दोनों आज की रात को जी भर के जीना चाहते थे, जैसे कल वो दोबारा ना मिल पाएंगे। आधी रात तक डिनर और साथ घूमने के बाद दोनों दिन भर की थकान की वजह से जाकर सो गए। सुबह दोनों होटल से चेकआउट कर ऊटी से वापस मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर अर्चित ने गाड़ी मंगवा ली और वृष्टि से चलने को कहा, तो वृष्टि ने कहा, हम नहीं, आप अकेले जा रहे हैं घर। अर्चित, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ जा रही हो? अगर कोई काम है तो बाद में चली जाना, अभी घर चलो। वृष्टि, नहीं, कोई काम नहीं। अर्चित, फिर साथ चलते हैं। वृष्टि, नहीं, हमारा साथ यहीं तक था, अब यहाँ से आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और कुछ पेपर्स निकालते हुए कहा, और ये लीजिए। अर्चित पेपर्स हाथ में लेते हुए, ये क्या है? और उन्हें खोल कर देखने लगता है। डाइवोर्स पेपर्स देखते ही अर्चित की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वृष्टि से कहता है, वृष्टि, क्या है ये सब? तुम पागल हो गई हो क्या? वृष्टि, नहीं, हम कल भी ठीक थे और आज भी। आपने हमसे कहा था शादी के दिन आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आप किसी और को चाहते हैं। हम चाहते तो उसी दिन चले जाते, लेकिन जब हमें पता चला तो हमें लगा आपको दिव्या के सच का पता चलना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उस दिन जब सब ठीक हो गया तो डैड ने ऊटी का प्लान बना दिया और हम उनको ना नहीं बोल पाए, लेकिन आज अब सब ठीक है, इसलिए हम तुमको आज़ाद करते हैं। आज से आप जिसको चाहे उससे शादी करना, हम कुछ नहीं कहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, ये सब हमारी माँ और पापा को पता न चले। अर्चित ठगा सा हैरान होकर वृष्टि को देख रहा था। वो कहता है, वृष्टि, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं तुमसे शादी करनी है, किसी और को नहीं, मैं तुमको चाहता हूँ। वृष्टि, सॉरी, अब हमसे नहीं होगा। अर्चित, वृष्टि प्लीज़
ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन प्लीज़ मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। वो घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये देखकर वृष्टि का दिल उदास हो जाता है और उसकी आंखें भी गीली होने लगती है। वो मुंह घुमाकर ड्राइवर को बोलती है, सर को घर ले जाओ, और खुद टैक्सी बुलाकर उसमें बैठ जाती है। वृष्टि साइड मिरर में अब भी अर्चित को देख रही थी, जो अब भी जमीन पर बैठा था। ये देख वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन अभी बाहर आता है। वो देखता है अर्चित अकेला ही गाड़ी से बाहर आ रहा है। ये देख वो उससे पूछता है, तू अकेला कैसे? भाभी कहाँ है? अर्चित बिना कुछ कहे थके कदमों से अंदर चला जाता है। अभी उसके पीछे पीछे जाकर, अर्चित मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? वृष्टि कहाँ है? अर्चित सोफे पर बैठते हुए, वो चली गई। अभी चली गई? कहाँ चली गई और क्यों? अर्चित गहरी सांस लेते हुए, पता नहीं कहाँ। उसे लगता है वो सिर्फ मेरे लिए कर रही थी सब कुछ, और जब सब ठीक हो गया है तो वो जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। अभी तूने उसे रोका नहीं। अर्चित कोशिश तो बहुत की, पर मेरी ही किस्मत खराब है। जिसे जितना चाहता हूँ वो उतना ही ज़्यादा दर्द दे जाता है। कोई नहीं, लेकिन मैं वृष्टि से नाराज़ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है, और मुझे यकीन है ये किस्मत हमें किसी न किसी मोड़ पर मिलाएगी ज़रूर। अर्चित ये बोलकर वहाँ से उठकर जाने लगता है और अभी से कहता है, रेडी हो जा, ऑफिस जाना है। अर्चित के जाने के बाद अभी ने वृष्टि को कॉल किया, पर वृष्टि इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ वृष्टि अपने घर पहुँचती है और अंदर आते ही दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे वो अब तक संभाल रही थी। अब वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बहुत देर तक यूं ही रोती रही और फिर थोड़ी देर बाद उठकर उसने नेहा को कॉल करके बताया वो ऑफिस आ रही है। वृष्टि और अर्चित एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन उनके दिल आज भी जुड़े थे। अर्चित दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था। उसे हर पल वृष्टि की याद सताती। उसका उसके साथ बैठकर बातें करना, उसकी परेशानी में उसकी मदद करना, उसे हर वो चीज़ जो वृष्टि से जुड़ी थी उसकी याद दिलाती। इसलिए उसकी खामोशी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ चुका था। वो अब ना किसी से बात करता, ना मिलता। अब ऑफिस और उसके बाद अपने कमरे में ही रहता। वृष्टि भी अर्चित की हर छोटी बड़ी बात की खबर रखती। वो अर्चित की ऐसी हालत के लिए खुद को दोष मान रही थी। 1 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा। अर्चित वृष्टि की यादों में खोया रहता था। वो उसकी एक झलक देखने के लिए तरस गया था, जबकि वृष्टि अभी से अर्चित के बारे में पूछती रहती। फिर भी एक ही शहर में रहने के बाद अर्चित और वृष्टि एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। अभी ऑफिस का काम संभालता, सब अच्छा था कि एक दिन अर्चित घर पर ही था कि उसको कॉल आया, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा वो अभी ऑफिस आ रहा है। थोड़ी देर में अर्चित अपने कैबिन में बैठा कुछ लोगों से बातें करते हुए पूछता है, कैसे हुआ ये और किसने किया? सर, वो कोई आरव शर्मा है। उसका कहना है हम अपने प्रोडक्ट में मिलावट कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को नकली माल सप्लाई कर रहे हैं। अर्चित, अभी कहाँ है? अभी अंदर आते हुए, मैं यहाँ हूँ, ये रिपोर्ट और कुछ पेपर्स हैं। अर्चित, नेहा की बॉस वृष्टि को बुलाओ और एक मीटिंग रखो। अभी अभी ओके, मैं करता हूँ। वो नेहा को इन्फॉर्म करता है मीटिंग के बारे में। मीटिंग हॉल में अर्चित, अभी और कंपनी के कुछ लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुलने से सबकी नज़र उस तरफ चली जाती है। अर्चित, जो कि कुछ बोल रहा था, सबको दरवाजे पर देखते हुए उस तरफ देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। सामने वृष्टि ब्लैक ट्राउज़र, वाइट शर्ट और हाथ में काला कोट लिए खड़ी थी। वृष्टि को देख अभी सबसे कहता है, कल मिलते हैं, और सब वहाँ से चले जाते हैं। अर्चित वृष्टि के पास आकर उसे गले लगाते हुए, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन वृष्टि अब भी चुप खड़ी थी। अर्चित उसे हिलाते हुए, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली, और तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। और देखो, आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम वापस मेरे पास आ गई। तभी पीछे से नेहा कुछ पेपर्स लाकर अर्चित को देती है और कहती है, सर आपको साइन चाहिए। अर्चित नेहा को
लेकर। तुम्हारी बॉस कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वृष्टि जो अब तक खामोश खड़ी थी वो अर्चित और अभी को देखते हुए कहती है, वृष्टि उसकी जरूरत नहीं है। अभी को देखते हुए, हमें रिपोर्ट्स दीजिए। अभी रिपोर्ट्स वृष्टि को कुछ पेपर हाथ में देते हुए और कुछ बातें वृष्टि को बताता है। इन सब में अर्चित कभी वृष्टि को तो कभी अभी को देखता है। नेहा उसे फिर साइन करने के लिए कहती है तो अर्चित पेपर्स ले उन पर साइन कर देता है और नेहा को बोलता है अपनी बॉस को। वृष्टि अर्चित की बात काटते हुए, कल 10 बजे कोर्ट में मिलते हैं। अर्चित, क्या मतलब कोर्ट में? वृष्टि, आपके केस की सुनवाई है कल। अभी की तरफ देखते हुए, इसलिए उम्मीद है आप दोनों कल 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाएंगे। अर्चित कुछ कुछ समझते हुए, वृष्टि कौन हो तुम और ये कोर्ट, ये केस, इस सब से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? बताओ मुझे, कौन हो तुम? अभी और वृष्टि एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वृष्टि अर्चित से कहती है, अभी आपके लिए आपकी कंपनी को। अर्चित गुस्से में, वृष्टि की बात पूरी होने से पहले मैंने पूछा कौन हो तुम? नेहा, सर ये बॉस है मेरी। अर्चित, वृष्टि मैंने कुछ पूछा तुमसे, जानना चाहता हूँ मैं। वृष्टि थोड़ी खामोशी के बाद अर्चित की आंखों में देखते हुए, एडवोकेट वृष्टि मिश्रा। अर्चित ये सुनकर हैरान हो जाता है और वृष्टि को देखता है। ये देख वृष्टि बोलना शुरू करती है, वृष्टि, आपकी व्यास एंड कंपनी की लीगल एडवाइज़र एडवोकेट वृष्टि मिश्रा। अर्चित, ये कैसे हो सकता है? और नेहा की तरफ देखते हुए आंखों से सवाल करता है, जिससे समझ नेहा बोलना शुरू कर देती है। नेहा, ये सच है सर। वृष्टि, मैम ही है जो आपकी कंपनी की लॉयर हैं और मैं इनकी असिस्टेंट, तभी तो मैं आपसे मैम की शादी में मिली थी। अर्चित अभी को देखते हुए, जो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, अभी से कहता है, मुझे वृष्टि से कुछ बात करनी है अकेले में। ये सुनकर नेहा और अभी बाहर आ जाते हैं और अंदर बस रह जाते हैं तो अर्चित और वृष्टि। अर्चित, वृष्टि, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी कंपनी में काम करती हो, ये मुझे क्यों नहीं बताया? वृष्टि, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो बिना सोचे समझे हमसे बिना पूछा, हमको तो पता ही नहीं क्या समझ लिया था। अर्चित, वृष्टि, मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अगर तुमने मुझे कभी कुछ समझाया तो क्या मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की? वृष्टि, अब जो हुआ जैसे हुआ वो बदला नहीं जा सकता और कभी कभी कुछ गलत होना हमारे लिए अच्छा होता है। और जाने लगती है। गेट तक पहुंचकर पीछे मुड़कर, ज़्यादा मत सोचिएगा इस बारे में, कल मिलते हैं, ऐसा बोल अर्चित को एक उलझन में डालकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभी आता है और पूछता है, वृष्टि से क्या बात हुई? तूने उसे ऐसा करने की वजह पूछी? वैसे तो वृष्टि के जाने के बाद अभी और वृष्टि की बात होती रही थी, लेकिन फिर भी वृष्टि ने कभी अभी को भी ऐसा करने की वजह नहीं बताई थी। अर्चित, नहीं, कोई वजह नहीं दी। तुझे पता था क्या वृष्टि के बारे में? कुछ सोचते हुए, क्योंकि तू उसका दोस्त था तो तुझे तो बताया ही होगा। अभी लगभग घबराते हुए, वो हाँ, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, उसने मुझे बताने के लिए मना किया था। अर्चित, जानता हूँ। अभी हैरान होकर, जानता हूँ मतलब क्या बोल रहा है? अर्चित, वो जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, इतना तो उसे जान ही गया हूँ। रात में बालकनी में खड़ा पिछले कुछ दिनों के बारे में सोच रहा था जो अब तक हुआ, और कहीं से भी उसे वृष्टि को अर्चित को छोड़ने की वजह नहीं मिली थी। बहुत सोचने के बाद उसने सो जाना बेहतर समझा। अगली सुबह कोर्ट रूम वृष्टि कुछ पेपर्स और रिपोर्ट्स निकाल कर जज के सामने पेश करते हुए कहती है, जज साहब, ये उन प्रोडक्ट की रिपोर्ट है जो मेरे क्लाइंट व्यास की कंपनी में तैयार किए जाते हैं और मिस्टर शर्मा का कहना है कि उन्हें व्यास कंपनी ने नकली माल सप्लाई किया है और ये उसकी रिपोर्ट जो माल सप्लाई किया गया था। ये सब अर्चित बड़ी हैरानी से देख रहा था। जो लड़की उसके साथ इतना टाइम रही, जो अर्चित की हर सही गलत बात को बर्दाश्त कर लेती थी, आज वो उसके और उसकी कंपनी के लिए लड़ रही है। जज साहब सारे पेपर्स और रिपोर्ट्स देखते हुए मिस्टर शर्मा के लॉयर से कहते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे ही कानूनी कार्रवाई चलने और गवाह पेश करने और सबकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने अगले दिन फैसला सुनाने की तारीख दे दी।
कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अर्चित वृष्टि को देख रहा था, जो कि नेहा से कुछ बातें कर रही थी। अर्चित वृष्टि को आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर वृष्टि नेहा को जाने का बोलकर अर्चित के पास चली जाती है। अर्चित वृष्टि से कुछ बात करना चाहता था। वृष्टि जी कहिए। अर्चित थैंक्स। वृष्टि किस लिए? ये हमारा काम था और हम वही कर रहे हैं, और अभी तक जजमेंट नहीं हुआ है जो आप हमें थैंक्स बोल रहे हैं। अर्चित मुझे ट्रस्ट है तुम पर। जजमेंट जो भी हो, तुम कुछ गलत नहीं होने दोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब हैरान होने की बारी वृष्टि की थी, जो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी। अर्चित वकील साहिबा, क्या आपका नंबर मिल सकता है? क्योंकि अर्चित से दूर होने के बाद वृष्टि ने अपना नंबर बंद कर दिया था। वृष्टि मुस्कुराते हुए, अपनी फाइल में एडवोकेट मिश्रा ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा, ये बोलकर वो चली गई। रात के समय वृष्टि अपने रूम में बैठी कुछ पेपर्स रेडी कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन पर अर्चित का नंबर देख वृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन लेकर बाहर आ जाती है और फ़ोन उठाकर, आप सोई नहीं अभी तक? अर्चित तुम भी तो नहीं सोई? वृष्टि गहरी सांस लेकर, पूछोगे नहीं? अर्चित क्या? वृष्टि हमने जाने का फैसला क्यों किया? अर्चित तुम्हारे हर फैसले के पीछे एक वजह होती है। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझसे करती हो, और अगर तकलीफ़ मुझे होगी तो दर्द तुम्हें भी हुआ होगा, और तुम मुझे तकलीफ़ दो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने ये किया है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ तो होगा, जो तुम ऐसा करने पर मजबूर हुई। वृष्टि खामोशी से सब सुनती हुई, हमसे आप नाराज़ नहीं हैं? अर्चित तुमने ही तो कहा था मोहब्बत खामोशी से निभाने का नाम है, और तुम तो अपनी मोहब्बत निभा रही थी, फिर मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? हाँ, कुछ वक्त के लिए गुस्सा था, लेकिन अब नहीं। वृष्टि आंखों में आंसू ले भारी आवाज़ से, आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो। अर्चित तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आसमान में देखते हुए, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। वृष्टि गुड नाइट, ध्यान रखना। फ़ोन रखने के बाद अर्चित आसमान में देखता है, जहाँ चांद आज पूरा निकला हुआ था, और चांद देखते हुए उसे यकीन था कि अब उसकी नफ़रत से शुरू हुआ मोहब्बत का सफ़र पूरा हो जाएगा, और वो भी सोने चला गया। सुबह अभी और अर्चित वृष्टि से कोर्ट के बाहर मिले, जो कुछ पेपर देख रही थी। थोड़ी देर बाद कोर्ट को कार्यवाही शुरू हो गई। थोड़ी सी बहस के बाद फैसला व्यास एंड कंपनी के फेवर में हो गया, जिसे सुनकर अर्चित और अभी खुश हो गए। सब लोग बाहर आ गए। वृष्टि ने नेहा को कुछ काम बताया और मिस्टर आरव शर्मा पर मानहानि का केस फाइल करने का बोल खुद अर्चित और अभी के पास आ गई, जो बाहर उसका ही इंतजार कर रहे थे। वृष्टि को देख अर्चित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे। तभी वृष्टि की नज़र आरव पर पड़ी, जो अपने वकील से केस हारने की वजह से उसे झगड़ रहा था, और वो आरव को कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख वृष्टि ने अर्चित को बोला, हम अभी आए, और उस तरफ चली गई जहां आरव खड़ा था, और आरव के पास जाकर कहा, मिस्टर आरव शर्मा, क्या हम बात कर सकते हैं? आरव वृष्टि को देख अपने वकील से कहता है, तुमसे बाद में बात करता हूँ, और वृष्टि की तरफ घूमकर, जी कहिए। ये देखकर अर्चित और अभी भी अब तक वृष्टि के पास पहुँच चुके थे। वृष्टि, राहुल और दिव्या ने बताया तो होगा हमारे बारे में? ये सुनकर अर्चित और अभी चौंक जाते हैं, और साथ ही आरव वृष्टि के ऐसे बोलने से घबराते हुए, कौन दिव्या राहुल? वृष्टि, अरे वही जिनके आप दोस्त हो, जिनके हर गलत काम में तुम पीछे से सपोर्ट करते आए हो, जिससे ज़रूरत पड़ने पर तुम उन्हें बचा सको, वही जिनके कहने पर आपने ये झूठा केस किया। इतना काफ़ी है याद दिलाने के लिए, या और कुछ भी बोले? आरव, बस बोलो, क्या काम है? वृष्टि, जाकर बताओ उन्हें कि अपनी ये गंदी हरकतें बंद कर दे, वरना हम कुछ ऐसा करेंगे कि किसी की लायक नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, हम जो कहते हैं करते ज़रूर हैं, बता देना उन्हें। आरव ये सुनकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अर्चित अब भी वृष्टि को देख रहे थे। वृष्टि उन्हें देखते हुए, हमें क्या देख रहे हैं आप दोनों? चलो भी, आप घर नहीं जाना क्या? अभी गाड़ी लेकर आता है, और तीनों अर्चित के घर पहुँचते हैं। अर्चित काका से कॉफ़ी बनाने को बोलता है, और तीनों हॉल में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी, वृष्टि तुमको कब पता चला ये सब दिव्या और राहुल ने करवाया है? वृष्टि, जिस दिन हमने उन दोनों को अरेस्ट करवाया था,
उसी दिन हमने इंस्पेक्टर को बोला था कि वो उन दोनों से मिलने वाले हर व्यक्ति के बारे में हमें बताए। जब आरव उनसे मिला और हमने पता किया तो हमको समझ आ गया था ये कुछ प्लान कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इसलिए उस दिन से हमने आरव पर और कंपनी की हर छोटी बड़ी बात पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। अभी तो फिर तुम यूँ अर्चित को अचानक छोड़कर क्यों चली गई थी? ये तुम उसके साथ रहकर भी कर सकती थी। ये सवाल आते ही अर्चित वृष्टि को देखने लगा। वृष्टि, हमें लगा वो हमसे बदला लेने के चक्कर में अर्चित जी को कोई नुकसान ना पहुंचाए जैसे पहले हुआ अर्चित का एक्सीडेंट याद दिलाते हुए। इसलिए हमने उनको दिखाने के लिए ये सब किया क्योंकि वो हमसे बदला लेना चाहती थी। लेकिन उस दिन हमने उनसे सच निकलवाने के लिए बताया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो उन्होंने कंपनी की आड़ में हमसे बदला लेने की सोची। अर्चित, ये सब मुझे बताकर भी तो कर सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कैसे रहा हूँ मैं। वृष्टि, अगर बता देते तो सब इतना आसान नहीं हो पाता। और रही बात आपकी, मुस्कुराते हुए, तो आरव के साथ साथ हमारी नज़र आप पर भी थी। अब तो सब ठीक है। तो अब तो तुम हमारे साथ ही हो ना, या अब भी कुछ? वृष्टि बीच में रोकते हुए, हम जिस काम के लिए यहाँ से गए थे वो हो गया तो अब हम यहीं रहेंगे। अब तक कॉफ़ी भी आ चुकी थी। कॉफ़ी पीने के बाद तीनों रूम में चले गए। वृष्टि कपड़े लेकर चेंज करने जा रही थी, तभी अर्चित ने उसे हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वृष्टि, अब तक जो हुआ जैसे हुआ मैं नहीं जानता क्यों हुआ, लेकिन अब जो हो बस तुम ही हो। दिव्या मेरा कल थी और तुम मेरा आज हो। उसके धोखे के बाद मैं आगे बढ़ पाया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिन। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वृष्टि उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए, हमारे पास कोई वजह नहीं है आपको छोड़ने की। जिस दिन हमने आपको देखा तो उसी दिन आपको अपना मान लिया था। उसी पहली मुलाकात में आपकी इन नज़रों से मोहब्बत हो गई थी और हमारी मोहब्बत हमारे जीने की वजह है और कोई अपने जीने की वजह को कैसे छोड़ सकता है। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगते हुए अर्चित कहता है, अगर अब ऐसे गई तो मैं मर। अर्चित की बात को पूरा होने से पहले वृष्टि उसे किस कर उसके आधे शब्दों को उसके अंदर ही छोड़ देती है। और उससे अलग होने के बाद तुमसे दूर जाने की 1000 वजह हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की एक वजह ही काफ़ी है, वो है तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत का सफ़र जो नफ़रत से शुरू होकर मोहब्बत पर आकर ख़त्म हुआ, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। और दोनों फिर एक दूसरे के गले लग गए। चाहेंगे तुम्हें टूट कर, हम बनाएंगे एक नया घर, हम हर पल सिर्फ खुशियाँ होंगी, साथ काटेंगे ये सफ़र हम। दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर कमेंट करना ना भूलिएगा। इस तरह की अन्य कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।